वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सनती शोबे को पांव पर खड़ा करने के लिए बिजली की कीमतों में 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कमी कर दी है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग शरह में भी 3% और वेलिंग चार्जेस में 9 रुपए की कमी की गई है। वजीर आजम ने एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए मामला IMF के साथ उठाने का भी ऐलान किया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन निशात चूनिया लिमिटेड शहजाद सलीम साहब। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया समा को अपना कीमती वक्त देने का। ये कहिएगा कि हुकूमत ने सनतों के लिए बिजली की कीमत 4 रुपए 4 पैसे कम कर दी है, इससे कितना फायदा होगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि इसके अलावा इंडस्ट्री को क्या मसाइल दरपेश हैं जिसके हल के लिए हुकूमत को काम करने चाहिए। तो ये अच्छा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि इंडस्ट्रियल टैरिफ में एक एलिमेंट वो था जो कि जिन लोगों को टैरिफ से कम बिजली बेची जा रही थी तो उनकी सब्सिडी जो है वो इंडस्ट्री के टैरिफ में थी। तो गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया है, इससे डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ को कुछ रिलीफ मिलेगी, क्योंकि दुनिया बड़ी competitive है और ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कॉस्ट हमारे कंपेटिटर मुल्क जो कि इंडिया या बांग्लादेश हैं उनसे बहुत ज़्यादा हो, तो और हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जी। अभी और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे गवर्नमेंट के साथ हमारी मुख्तलिफ फोरम से बातचीत चल रही है, हम्म। और उसमें सबसे बड़ा मेजर इशू तो टैक्सेशन का है। और ये काफ़ी गलत नोशन है कि इंडस्ट्री को कोई सब्सिडी दी जा रही है। एक्चुअली तो इंडस्ट्री बाकी टैरिफ्स को सब्सिडाइज कर रही है। हम्म। तो ये पहला स्टेप है कि आपने वो क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की है, बट आई आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जी ठीक। शहजाद साहब, ये भी कहिएगा कि क्या तवानाई के निर्खों में कमी से सनती पैदावार में इजाफा थी? क्या हुकूमत जो इकदाम उठा रही है, क्या उन इकदाम से मुल्क की सनत आलमी मंडी में मुसाबकत के काबिल बन सकती है? इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा जिसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे और लोगों को मुनाफा होगा आफ्टर टैक्स, तो तभी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ सकती है, उससे हम्म। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी हम्म। और उससे टैक्सेस की कलेक्शन भी एक्चुअली बढ़ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो टैक्सेस का नर्ख है पाकिस्तान में, वो चूंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारे टैक्सेस फिक्स्ड हैं और बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो इनकम के ऊपर हैं। हम्म। तो आपका मिनिमम टैक्स तो 50% से तकरीबन शुरू होता है, और जिन कंपनीज में प्रॉफिटेबिलिटी कम है वहाँ तो ये 100% तक चला जाता है इस पे। एंड दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। हम्म। तो मेरा ये ओपिनियन है कि ग्रोथ हमें करनी है, और ग्रोथ करने के लिए सिर्फ एनर्जी का नर्ख कम करने से या रीफाइनेंस रेट कम करने से री इन्वेस्टमेंट तो शुरू नहीं होगी। शायद बहुत सारी कंपनियां सर्वाइवल की सिचुएशन में जो फंसी हुई हैं वो उनको कुछ रिलीफ मिल जाए, सही। बट देर आर मैनी अदर स्टेप्स विच हैव टू बी टेकन। और हमें बड़ा कॉशियसली इसको मतलब खुशाइन चीज़ है जो गवर्नमेंट ने की है, लेकिन इसको बड़ा कॉशियसली सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा शहजाद साहब, क्या हुकूमत को मौशी इस्तेहकाम के लिए तवील अलमुद्दती सनती पॉलिसी बनानी चाहिए? और साथ ही अब तक जो हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? देखिए, पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है ना, ओवर द लास्ट मेनी इयर्स, हम्म। वो स्लोली बहुत ही अनकम्पेटिटिव हो गया, और इसमें इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं है। हम हर 2 3 4 साल बाद एक IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ टैक्सेशन का रेट बहुत कम है, एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स ही नहीं है। हम्म। इसी तरह रियल स्टेट की आम मद में या स्टॉक एक्सचेंज की मद में या प्रॉपर्टी बिजनेसेस में टैक्सेस बहुत कम हैं। सो जब तक ये हम एक बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेंगे, टैक्स लेना हुकूमत को चाहिए हम्म। और मैं टैक्स देने के फेवर में हूँ, लेकिन ये अज्यूम करना कि कोई एक सेक्टर पे आप 50 60 100% टैक्स लगा देंगे और तो वो सेक्टर ग्रो कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। जो जी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिबेट हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसका ऐलान हो, और वो कम से कम 5 10 साल के लिए हो। ये सही। जो पैनिक में अब हम बहुत सारे फैसले कर रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बट लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अलावा अनफॉर्चुनेटली कोई ऑप्शन नहीं है फॉर ग्रोथ। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कहेगा कि बिजली की कीमत में कमी से सनती लागत कम होने का फायदा आम सारिफ को कब मुंतकिल होगा, और क्या इसके हवाले से भी कोई इकदाम किए जाने चाहिए? सारिफ का तो टैरिफ पहले ही बहुत कम है। हम्म। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कुछ 13 डिफरेंट स्लैब्स हैं टैरिफ के,
और उसमें जो लाइफलाइन कंज्यूमर है उसका टैरिफ तो इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में शायद आधा भी नहीं है पाकिस्तान में। तो ऑलरेडी ये टैरिफ बहुत कम है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है पावर सेक्टर की वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आपके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है जिससे टैरिफ बढ़ रहा है, और वो हाई टैरिफ की वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। लोग सोलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैटरी बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने, सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने भी गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी हैं कि आप सही। पीक टैरिफ को ख़त्म करें, क्योंकि पीक टैरिफ एक एब नॉर्मल टैरिफ है 4 घंटे के लिए। हम्म। उसकी वजह से सोलर पावर, बैटरी बैंक्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जिस मुल्क में सरप्लस पावर हो वहाँ तो ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। हम्म। तो मेरे ख्याल में अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ कम करना एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अच्छा शहजाद साहब, ये बताइएगा कि छोटी सनतों के फ़रोग के लिए हुकूमत को क्या इकदामात करने चाहिए और साथ ही कौन सी सहूलियात फराहम करनी चाहिए कि ये जो सेक्टर है वो मईशत में मौसर किरदार अदा कर सके? ये छोटी और बड़ी सनत का इशू ही नहीं हम्म। है। इश्यूज तो सबके सेम है, चाहे छोटी सनत हो चाहे बड़ी हो। टैक्सेशन इज नाउ द नंबर 1 प्रॉब्लम। एनर्जी कॉस्ट इज द नंबर 2 प्रॉब्लम। फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपकी लेबर कॉस्ट, कंप्लायंस कॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दोनों को इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे वो हम्म। बड़ी सनत हो चाहे छोटी सनत हो। और छोटी सनत के लिए तो और भी ज़रूरी है कि पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज इन स्मॉल बिजनेसेस हम्म। बहुत एक लिमिटेड अंदाज में होना चाहिए ये काम। सही। लेट देम बिकम अ सूटेबल साइज, जिसके बाद आप उन पर कंप्लायंस का बोझ ज़्यादा डालें। हम्म। तो मेरी ओपिनियन में 80-90% तो इश्यूज कॉमन है, चाहे वो छोटी सनत हो या बड़ी सनत हो। वो छोटी सनतों के लिए बस ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए पेपर वर्क और उनकी जो फैसिलिटेशन है वो बहुत एक आसान तरीके से हो, अदरवाइज उनके हम्म। लिए इतनी कॉस्ट बेयर करना इम्पॉसिबल है टू हैंडल सो मेनी थिंग्स एट वन पॉइंट इन टाइम। जी सही। अच्छा, अब बात करते हैं महंगाई में कमी और मौशी सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद हुकूमत सरमायाकारों का शरह सूद सिंगल डिजिट में लाने का जो मुतालबा है उसे बार बार नजरअंदाज कर रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो इसकी लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि हम्म। ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट। क्योंकि इनके ख्याल में इन्फ्लेशन हो जाएगी। पाकिस्तान की तो एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। अगर हम्म। आपको इन बहुत हाइपर इन्फ्लेशन का ख़तरा है तो देर आर अदर वेज एंड मींस ऑफ हैंडलिंग दैट। एक तरफ से हम कहते हैं कि शरह सूद हमने रखनी है 10 या 5% पे। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 4-5% हो गई है। तो हम्म। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिस सिचुएशन को हम डिले करते जा रहे हैं, इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट तो आपकी एक्सपोर्ट्स पे 100% पड़ेगा। और ये मेरी समझ से कासर है कि ये क्या लॉजिक है जिसमें ये इंटरेस्ट रेट्स को अभी भी डबल डिजिट्स में रखा हुआ है इन्होंने। सही। अच्छा शहजाद साहब, वज़ीर आज़म ने एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने का ऐलान किया है। अगर हुकूमत IMF को एडवांस टैक्स के खात्मे पर मना लेती है तो उसके क्या मस्बत असरात सामने आएंगे? देखिए, बात ये है, एक पेशेंट अस्पताल में है, आप कह रहे हैं उसको ग्लूकोज का टीका चाहिए, तो अगर IMF मान गई तो हम्म। ग्लूकोज का टीका लगा देंगे। तो ग्लूकोज का टीका लगा देंगे तो वो 100 मीटर की रेस था ना, वो शायद अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। हम्म। तो मतलब ये एडवांस टैक्स की लॉजिक क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। टैक्स रिजीम, अगर ने लोगों को कह दिया कि आपका पहले ही हमने डिसाइड कर दिया है कि आपका इतना मुनाफा होगा और उसमें से पहले ही हम टैक्स ले लेंगे, हम्म। तो इसकी क्या मिसाल है दुनिया में। तो मेरे ख्याल में ये तो अब चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो फिर इंडस्ट्री बंद होगी। टैक्स कलेक्शन पे ऑलरेडी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ हाई टैक्स कलेक्शन, हम्म। हाई टैक्स रेट्स। और नेक्स्ट स्टेप में इंडस्ट्रियल क्लोजर होगा तो और आपका टैक्स कलेक्ट होना बंद हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जो मुर्गी अंडा देती है उसको ज़िबा नहीं करना चाहिए। हम्म। तो ये तो बड़ा क्लियर मैसेज है, जब तक हमारी इकोनॉमी एक सेहतमंद इकोनॉमी नहीं बनेगी और बिजनेसेस फ्लरिश नहीं करेंगे तो आप ज़बरदस्ती टैक्स कितना अरसा ले लेंगे, फिर कारोबार ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, सरमायाकार जो हैं वो सेल्स टैक्स और दीगर महसूलात में भी रिलीफ चाहते हैं। हुकूमत इन मुतालबात को कैसे देखती है और उसे क्या इकदाम करने चाहिए?
सरमायादार कोई सेल्स टैक्स में रिलीफ नहीं मांग रहे। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स इज अ पास थ्रू टैक्स होता है, और जो एक्सपोर्टर हैं वो कहते हैं अगर आपने हमसे सेल्स टैक्स लेना है तो ज़रूर ले लें, लेकिन हमें इमीडिएटली रिफंड करें, बिकॉज वो एक चीज़ एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो वो रिलीफ नहीं मांग रहे, और वो एक्सपोर्ट रिफंड तो गवर्नमेंट भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में यही निज़ाम होता है कि सेल्स टैक्स जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो जाता है उस पर रिफंड कर दिया जाता है, बिकॉज ये सिर्फ लोकल कंज्यूमर के लिए होता है। लेकिन चूंकि चेन में डॉक्यूमेंटेशन को इन्होंने बराबर रखना होता है, इसलिए वो हर एक पे सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। तो रिलीफ कोई नहीं मांग रहा, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमें टाइम पे रिफंड कर दें। अगर आप 50 से 100% टैक्स लगा देंगे तो आप लगा सकते हैं, आप हुकूमत है, लेकिन उसके बाद फिर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में? आईएमएफ को भी जाके समझाना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट्स मीट करने के लिए लेफ्ट राइट सेंटर टैक्सेस लगाने से इकोनॉमी तो ग्रो नहीं हो सकती, तबाह अलबत्ता ज़रूर हो सकती है। जी बिल्कुल शहजाद साहब, आखिर में ये बताइएगा कि रुपए की जो गिरती हुई कदर है उससे मुल्क की बरामदात, दरामदी लागत और साथ ही मजमूई मौशी तवाज़ुन पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। हुकूमत को रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, रुपए की कदर जो है वो डॉलर के अगेंस्ट, चाहे वो अप्रिशिएट करे या डिप्रिशिएट करे, उसका कनेक्शन इंटरेस्ट रेट से है। इस वक्त डॉलर टर्म्स में आपकी मिनिमम वेज इंडिया बांग्लादेश से ज़्यादा है, डॉलर टर्म आपका इंटरेस्ट रेट इंडिया बांग्लादेश से ज़्यादा है, फिर हम कैसे compete करें उनसे? और वहाँ पर मरात गवर्नमेंट उल्टा सब्सिडीज दे रही है, यहाँ पर उल्टा टैक्सेस लगा रही है। तो ये तो एक क्लियर रियलाइजेशन है, और रुपए डिवैल्यू हो जाएगा अगर आपने इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल नहीं ख़त्म किया। जो हम बार बार एक बात करते हैं कि या तो आप इंटरेस्ट रेट यूएस डॉलर के बराबर कर दें और रुपए को पैग कर दें। हांगकांग डॉलर पैक्ड है यूएस डॉलर के साथ, यूएई का दिरहम है ये भी पैक्ड है। पिछले 20 साल में उनके और यूएस डॉलर के इंटरेस्ट रेट में कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान में 8% का फ़र्क है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करेंसी जो है वो यूएस डॉलर के साथ पैक्ड रहेगी। तो ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ये तो फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग में ना पहले कभी हुआ है ना अब होगा। जितना इसको रोकेंगे उतना ही जाके ये एक दिन इकट्ठा 10-20% डिवैल्यू हो जाएगा। सो या आप रुपए की वैल्यू को अगर स्टेबल रखना चाहते हैं तो फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको इंटरेस्ट रेट भी यूएस डॉलर के बराबर करने पड़ेंगे। जी ठीक, शहजाद सलीम साहब, समा को अपना कीमती वक्त देने का बेहद शुक्रिया।